आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः भारत के एयर डिफेंस स्ट्रेटजी के बारे में, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई हैं। अब एक्टिवली लेजर सिस्टम को कंसीडर किया जाने लगा है। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बहुत सारे लेसन सिखाए। जब पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के ऊपर प्रिसीजन गाइडेड मिनिशन, बॉम्ब्स या दूसरे थ्रेट्स को लॉन्च कर रहे थे, तो भारत उनको काउंटर करने के लिए आकाश, एमआर सैम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे सिस्टम्स को यूज कर रहा था। निस्संदेह इनकी मिसाइल्स काफ़ी महंगी हैं, जहां पर एक मिसाइल की कीमत 8 से लेकर 15 करोड़ के बीच में हो सकती है। वही हम जिस थ्रेट को एंगेज कर रहे थे, उनकी कीमत बहुत खींच के 80 से 90 लाख रुपए थी। यानी इस प्रकार के थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत ने बहुत सारे पैसे वहां पर खर्च किए। और यहीं से भारत को एक नई शिक्षा मिली कि एनिमी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव जो कह सकते हैं थ्रेट्स हैं, उनको हमारे अगेंस्ट यूज़ करेगा, और हर बार हम इतनी महंगी मिसाइल्स को उन छोटे थ्रेट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य होगा एयर लॉन्च, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, लोइटरिंग ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराना। देखिए, एक तरफ जहां काइनेटिक इंटरसेप्टर्स होते हैं, इन्हें फिजिकली टारगेट से कोलाइड करना पड़ता है उन्हें नष्ट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड जो बीम है, वो जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की होती है, उसको बेसिकली जो टारगेट होता है उस पर फोकस करते हैं। खासकर मान लीजिए मिसाइल है, तो उसके सीकर हेड पे यहाँ पर फोकस कर दिया गया, कंट्रोल फिन्स पे कर दिया गया, या फिर उनके वॉरहेड को भी हम हवा में डेटोनेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी हमें मिल जाती है। और यदि हमने अगर ऐसा भी कर दिया, तो हम कुछ 100 रुपए के खर्च में एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जहां पर हमें करोड़ों रुपए की मिसाइल खर्च करनी पड़ती थी, वहां पर कुछ 100 रुपए ही हमारे लिए पर्याप्त होंगे। और ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स एयर डिफेंस ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी इंगेजमेंट हुई, उस दौरान हमने भविष्य को देखा। उन्होंने कहा, हमको एक बात तो पता चल गई कि आने वाले भविष्य में फाइटर जेट या फिर बड़ी जो मिसाइल्स है, ये हमारे लिए शायद उतनी बड़ी थ्रेट ना हो जितना कि जो चीप और एयर लॉन्च स्मार्ट म्यूनिशन और ट्रॉम ड्रोन्स होने वाले हैं। और उन्होंने यही कहा कि आप चीप ड्रोन्स के लिए हर बार करोड़ों रुपए की मिसाइल, जो कि 8 से लेकर 15 या 16 या 19 करोड़ तक कॉस्ट करती हैं, उनको आप हर बार फायर नहीं कर सकते, और बहुत लंबे समय तक आप उनको फायर नहीं कर सकते। और इसका एक ही जवाब है कि हमें भी अब जो लाइट काउंटर मेजर्स है, उनके तरफ जाना चाहिए। तो लोगों के मन में भी अब एक प्रश्न है कि क्या भारत के पास इस समय ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं? देखिए, अगर हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उनके पास इस समय 2 पैरेलल डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम प्लेटफॉर्म है। पहला है 100 किलोवाट क्लास का, जिसको हम प्रोजेक्ट दुर्गा 1 के नाम से जानते हैं, और दूसरा है उससे अधिक पावरफुल, जो कि 250 से लेकर 300 किलोवाट के बीच में है, उसको हम दुर्गा 2 के नाम से जानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन दोनों सिस्टम ने जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है उसको पूरा कर लिया है, और इस समय ये फुल स्केल डिमॉन्स्ट्रेटर हार्डवेयर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम दुर्गा 1 की बात करें, तो ये 100 से लेकर 150 किलोवाट का सिस्टम है, जो कि बेसिकली ट्रक माउंटेड सिस्टम है। और इसको डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये बेस डिफेंस हो गया, पॉइंट प्रोटेक्शन हो गया रनवेज का, रेडार साइट का, कमांड सेंटर का, वो कर सकता है। आसान शब्दों में बात करें तो मिलिट्री बेसिस हो गए, रनवेज हो गए, रेडार साइट्स हो गई, कमांड सेंटर हो गए, इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी का निर्वहन ये कर सकता है। ये तकरीबन 8 से 12 किलोमीटर तक जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, और 4 से 6 किलोमीटर तक जो छोटे ड्रोन हैं उनको भी ये मार गिरा सकता है। इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। दूसरा प्रोग्राम है हमारा दुर्गा 2। दुर्गा 2 बेसिकली 250 से लेकर 300 किलोवाट का सिस्टम है, और ये बड़ा है, और ये ट्रेलर बेस्ड सिस्टम है, जो कि 15 से लेकर 20 किलोमीटर का जो एंगेजमेंट एनवेलप है वो एयर ब्रीथिंग थ्रेट्स के अगेंस्ट ऑफर करता है, और 10 किलोमीटर तक का जो रेंज है ये सुपरसोनिक प्रिसीजन गाइडेड जो म्यूनिशन है उनके अगेंस्ट जो है ये ऑफर करता है। और बेसिकली ये भारत के एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस ग्रिड का एक अहम हिस्सा होने वाला है, या यूँ कह ले जो लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उसमें इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ पर दोनों जो सिस्टम है ये फाइबर लेजर को यूज़ कर कंबाइनर्स को यूज़ करते हैं, जो कि लास्टेक, जो कि डीआरडीओ की लैब है दिल्ली में, उसके तरफ से बनाए गए हैं। और इसके अलावा इसमें सॉलिड स्टेट पावर स्केलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसको प्राइवेट पार्टनर्स से लाइसेंस किया गया है, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टोनबो इमेजिंग हो गए। तो इस प्रकार के जो सिस्टम है आने वाले भविष्य में डीआरडीओ की काफ़ी मदद करने वाले हैं। हालांकि हम यहाँ पर देखते आए हैं कि डीआरडीओ पहले भी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उस पर काफ़ी अच्छा काम कर चुकी है, लेकिन अब वक्त है बड़े पैमाने पर इनको विकसित करने का, ताकि जो बड़ी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया यहाँ पर जा सके।
आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें अवश्य बताएं। रिपोर्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसने आते ही सबसे ज्यादा हड़कंप मचा दिया है। आमतौर पर हम लोग जब भी कोई अमेरिका से विवाद होता है, जब भी इंजन डिलीवरी डिले होती है, तो इसको लेकर एक तर्क देते हैं कि एचएएल दूसरे ऑप्शंस की तरफ क्यों नहीं देखती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि आमतौर पर वो डिबेट तेजस मार्क 2 टेडबीएफ और एमका से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पर तेजस मार्क 1 ए को लेकर के भी कुछ ऐसा ही प्रश्न होता है। ये बात अलग है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने अब यहाँ पर जो डिलीवरीज हैं उनको रिज्यूम कर दिया है, लेकिन एचएएल सीएमडी ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से लोगों को यहाँ पर कुछ तो संदेह हो रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल एनडीटीवी के साथ बात करते हुए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डीके सुनील सर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हड़कंप मचा चुका है। जब उनसे ये पूछा गया कि इन केस मान लीजिए अगर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन की डिलीवरी करने में सक्षम नहीं होता है और रोक दी जाती है डिलीवरी, कोई भी कारण होता है, तो उस केस में एचएएल क्या करेगी। तो इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक ने इंजन डिलीवरी पर रोक लगाई तो यहाँ पर पूरी तरीके से तेजस प्रोग्राम जो है वो धराशायी हो सकता है, कम से कम 5 से 7 सालों के लिए। उन्होंने कहा कि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि इंजन स्वैपिंग या इंजन चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। जब भी किसी फाइटर जेट का निर्माण होता है तो उसके लिए इंजन को पहले डिसाइड किया जाता है और बाद में उसी इंजन के अराउंड जो फाइटर एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है। और अगर आप हमसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमें इंजन चेंज करना पड़ा तो क्या होगा, तो सुनील सर ने एक्सप्लेन किया कि इंजन चेंज करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपको फिर एक ब्रांड न्यू डिज़ाइन पर काम करना पड़ेगा। और इस समय ये एक ऐसा विषय है जिसको हम अपना सबसे बुरा नाइटमेयर मानते हैं, क्योंकि ये काम एक रात में नहीं हो सकता या शॉर्ट टाइम फ्रेम में नहीं हो सकता। रियलिटी ये है कि कभी अगर ऐसी स्थिति सामने आई एचएएल के, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कम से कम एयरक्राफ्ट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, एयर इनटेक्स को सुधारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम नए इंजन को अडॉप्ट कर पाएंगे। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति भगवान की दया से शायद कभी ना आए, लेकिन कभी ऐसा आई तो हमारे पास इनडायरेक्टली उन्होंने क्लियर कर दिया कि इंजन को लेकर फिलहाल कोई भी प्लान बी नहीं है। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो बैकअप, यानी कोई बैकअप इंजन हमारे पास नहीं है। कावेरी इंजन एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन कावेरी इंजन क्योंकि उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है तो इस समय वो भी ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध नहीं है। अब ये बात अलग है कि जीटीआरई भविष्य में आगे चल के कभी कावेरी का कोई अपडेटेड वेरिएंट विकसित कर दे तो अब की बात अलग है, वरना इस समय हमारे पास इकलौता ऑप्शन जो मौजूद है वो F404 है। इसके अलावा ना तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान है, ना ही हमारे पास कोई प्लान बी है। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को हमें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है और आगे चल के यही हमें जो ओवर डिपेंडेंसी है F404 की, उससे मुक्त करवा सकता है। आप इसको लेकर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।